गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग अपन ने अभी तक बहुत सारी बातें कर ली, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने उनके परचेज के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज सीखी। उसके बाद फिक्स एसेट्स के सेल्स के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज सीखी। ठीक है जी। तो अब अपन ये सीखेंगे कि कुछ खर्चे जो कि किसी भी फिक्स्ड एसेट स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिनके बिना वो संपत्ति हम नहीं खरीद पाते या उसका इस्तेमाल ही नहीं कर पाते, यूज ही नहीं कर पाते। तो ऐसे खर्चों को किस तरीके से हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। एक एग्जांपल लीजिए कि आपने अपने ऑफिस के लिए एक बिल्डिंग बनवाई। अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि आपने ये बिल्डिंग कितने की बनवाई, ये बिल्डिंग आपको कितने की पड़ी, ठीक है, या कुल खर्चा इस पर कितना होता, आप इंडिविजुअल खर्चा नहीं बताएंगे, ईंट इतने की आई, सीमेंट इतने का आया, लेबर इतने की लगी, ऐसे नहीं। क्योंकि सीमेंट, ईंट, लेबर का जो भी खर्चा हुआ वो बनाने के लिए तो बिल्डिंग के लिए ही हुआ है। तो हम सारे खर्चों को बिल्डिंग की लागत में जोड़ेंगे और यही बोलेंगे सब खर्चों को जोड़ करके कि बिल्डिंग हमें इतने की पड़ी। ठीक है जी। इंडिविजुअल जो भी खर्चा बिल्डिंग को बनाने के लिए हुआ है, एक एक खर्चा, बिल्डिंग जब तक हमारे लिए इस्तेमाल के लिए तैयार नहीं हुई तब तक के लिए जो भी खर्चा हुआ है वो बिल्डिंग की लागत में जोड़ दिया जाएगा। उस खर्चे को हम बिल्डिंग की लागत में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जब हम किसी स्थायी संपत्ति को खरीदते हैं, फिक्स एसेट को खरीदते हैं या खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उसके स्टार्ट होने तक, उसको यूज करना जब तक हम शुरू नहीं करते तब तक के जो खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट में ही जोड़ दिए जाते हैं। तो उसका रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करेंगे, उनकी जर्नल एंट्रीज किस तरीके से करेंगे, वो मैं आपको आज बताऊंगा। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लूंगा और वो एग्जाम्पल हमारे स्कूल का है। स्कूल का है क्यों है, देखिए, वैसे तो आप लोगों ने सभी बड़े ऑफिसेज के बाहर साइलेंट जनरेटर्स देखे होंगे। ठीक है जी। बड़े बड़े जनरेटर्स लगे रहते हैं, बैंक के बाहर होते हैं, बड़े बड़े ऑफिसेज के बाहर होते हैं, इवन आजकल स्कूल्स भी इस तरह के जनरेटर्स यूज करते हैं। तो इंजीनियर्स पॉइंट स्कूल में एक जनरेटर आया। ठीक है। अब जनरेटर बेटा इतना बड़ा है कि वो ऐसा तो है नहीं कि कुछ लोग उठा करके ले आएंगे, वो काफी भारी जनरेटर है। ठीक है। तो उसे उठाने के लिए क्रेन की जरूरत पड़ेगी। एक क्रेन जो है उसे लेकर के आएगी और उस जगह पर स्टैब्लिश करेगी जहां पर वो जनरेटर लगवाना चाहता है स्कूल। ठीक है। दूसरी बात ये कि जनरेटर जो है वो वाइब्रेशंस करते हैं। ठीक है। वाइब्रेट होते हैं जब वो चलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी भी कच्ची जमीन पर आप टिका देंगे, उनके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है जी। एक सीमेंटेड प्लेटफॉर्म, ठीक है जी, एक प्लेटफॉर्म आप बनवाएंगे, अच्छी सी जमीन बनवाएंगे अपने जनरेटर के लिए, तब जाकर के वो जनरेटर उस पर रखा जाएगा ताकि वो वाइब्रेशंस की वजह से जमीन के अंदर ना चला जाए। ठीक है। क्या होता है कि वाइब्रेशंस की वजह से जमीन अगर गीली है तो भारी सामान जमीन के नीचे जा सकता है, दब सकता है अंदर। तो जनरेटर को रखने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म भी बनवाना पड़ेगा, बारिश से बचाने के लिए, धूप से बचाने के लिए, ताकि उस पर जंग ना लग जाए, एक टीन शेड भी हमें उसके लिए बनवाना पड़ेगा। तो देखिए, खाली जनरेटर खरीदने से काम नहीं हुआ। जनरेटर खरीद करके उसे अपने स्कूल कैंपस तक लाने का भी तो खर्चा होगा, क्योंकि क्रेन उसे वहां से उठा करके हमारे स्कूल कैंपस तक लेकर के आएगी, क्योंकि वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है जो कि हम रिक्शे में रख करके ले आए। चलिए जी। तो उसके लिए क्रेन का भी खर्चा होगा। दूसरी बात मैंने बताई कि उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म भी आपको बनवाना पड़ेगा जिसके ऊपर आप जनरेटर को रख करके उसे यूज कर सकें। चलिए जी। उसके बाद हमें वायरिंग भी करवानी पड़ेगी जो कि जनरेटर को हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट करेगी। तो उस वायरिंग के लिए भी इलेक्ट्रिशियन का खर्चा होगा। तो जी, मैं शुरुआत से लेकर के जनरेटर शुरू होने तक का खर्चा आपको बता देता हूं कि उनको हम कैसे और किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। तो उम्मीद है मेरा एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा। देखिए जी,
एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो मैं पहले जो लिखा है उसको भी समझा दूं। एक्सपेंसेस नेसेसरी, आवश्यक खर्चे, ठीक है, किस लिए? परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है जी, स्थायी संपत्ति को खरीदने के लिए या उसको बनाने के लिए किए गए आवश्यक खर्चे। एक्सपेंसेस नेसेसरी फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या क्या खर्चे हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल फ्रेट। फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, ठीक है, किराया भाड़ा देना। आपने एसेट खरीदी, एसेट खरीदने के बाद आपके ऑफिस तक लाने के लिए, आपके कैंपस तक लाने के लिए उसका खर्चा जो होगा उसका क्या ट्रीटमेंट है? इंस्टॉलेशन चार्जेस। इंस्टॉलेशन चार्जेस का मतलब है उसकी स्थापना पर जो व्यय हो रहे हैं। मैंने जैसे प्लेटफॉर्म बनाने की बात करी, इलेक्ट्रीशियन से उसकी लाइन बिछवाने की बात करी कि सर्किट में कनेक्शन वो करेगा, इस तरह के चार्जेस जो हैं वो डेबिट किए जाते हैं फिक्स एसेट अकाउंट में, ठीक है जी। असेट के नाम से डेबिट होते हैं, वो खर्चे के नाम से डेबिट नहीं होते, वो असेट के नाम से डेबिट होते हैं, नॉट डेबिटेड टू एक्सपेंसेस। अब इसी बात को एग्जांपल से समझते हैं। जनरेटर परचेज फॉर ₹10 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो फिक्स असेट एक्वायर कर रहे हैं आप, फिक्स असेट खरीद रहे हैं, फिक्स असेट का नाम है जनरेटर, और खरीद रहे हैं 10 लाख रुपए में और पेमेंट कर रहे हैं चेक से। जनरेटर परचेज फॉर ₹10 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। तो ऐसी सिचुएशन में आप एक असेट एक्वायर कर रहे हैं, असेट का नाम क्या है? जनरेटर। तो रीजन देखिए, जनरेटर अब आपकी एसेट बन जाएगी, और एसेट बन रही है तो ये आपकी बाकी एसेट्स में बढ़ोतरी करेगी, ठीक है जी। अब आपके बिजनेस में जनरेटर खरीदने पर असेट बढ़ रही है, और असेट बढ़ती है तो इसे हम डेबिट करते हैं। चलिए जी, दूसरी बात क्या है? हमारे पास से क्या जा रहा है? हमारे पास से पैसा जा रहा है थ्रू बैंक। हमारे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ है वो जनरेटर के डीलर को पेमेंट में काम में आएगा, तो हमारे बैंक बैलेंस में कमी आएगी। बैंक में रखा हुआ हमारा जो पैसा है वो हमारी एसेट है। अब बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक में रखा हुआ पैसा हमारी एसेट, पेमेंट करने पर ये डिक्रीज होगा, और जब एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो इसके लिए ये जर्नल एंट्री बनी, जनरेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनरेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 10 लाख रुपए हमारे बैंक से पे हुए, ठीक है जी। यहां तक की बात तो हम पढ़ करके पहले ही आ चुके हैं कि कोई एसेट अगर एक्वायर की जाती है और पेमेंट चेक से किया जाता है तो उसके लिए क्या एंट्री होती है। तो जी, जनरेटर खरीदा 10 लाख रुपए में और भुगतान चेक से किया। जनरेटर खरीदा रुपए 10 लाख में और भुगतान चेक से किया, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए, अब मैंने कहा कि जनरेटर खरीदने से काम नहीं चलेगा, उसे अपने कैंपस तक भी लेकर के आना पड़ेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमें जनरेटर के लिए जो क्रेन का खर्चा है वो भी करना पड़ेगा। तो क्रेन हमारी खुद की तो नहीं है, क्रेन हमने किराए पर ली और क्रेन वाले भैया से कहा कि भाई हमारे जनरेटर को उठा के हमारे कैंपस तक पहुंचा दीजिए। क्रेन वाले ने ये कहा कि वो इसके लिए चार्ज करेगा 50,000 रुपए, ठीक है जी। हम उसको 50,000 रुपए देने को तैयार है। अब ये कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, अब क्रेन के ऊपर भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो खर्चे की वसूली तो करेंगे। 50,000 रुपए का वो रेंट मांग रहे हैं क्रेन का, जनरेटर को दुकान से हमारे कैंपस तक पहुंचाने का। अब देखिए, मैंने आपको बोला है कि आपके बिजनेस में अगर कोई खर्चा होता है, ठीक है जी, 2 मिनट होल्ड कीजिए, जरा कुछ आवाजें आ रही हैं। हाँ जी, तो जनरेटर को लाने के लिए जो क्रेन का खर्चा हुआ है, मैंने आपको बोला हुआ है कि असेट्स और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं, हमारे बिजनेस में एक्सपेंस हो रहा है तो हम उनको डेबिट करते हैं, ठीक है जी। यहां भी क्रेन के लिए हमने 50,000 का खर्चा किया, बट उसे क्रेन एक्सपेंसेस के नाम से डेबिट नहीं करेंगे, ठीक है जी।
क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब भी किसी फिक्स एसेट को खरीदने के लिए खर्चा होता है, उसको शुरू करने तक का जो भी खर्चा होता है वो असेट की कॉस्ट में जोड़ा जाता है, असेट के नाम से डेबिट होता है, खर्चे के नाम से डेबिट नहीं होता। तो जरा देखिए, यहां पर हमारी असेट की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि हमने जनरेटर के लिए जो खर्चा किया है वो असेट की कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाएगा। तो एक्सपेंसेस को डेबिट ना करके जनरेटर को डेबिट किया जाएगा। ठीक है जी, ध्यान दीजिएगा, जब किसी एसेट को, फिक्स एसेट को खरीदने के लिए कोई खर्चा किया जाता है, नेसेसरी खर्चा, आवश्यक खर्चा, तो वो खर्चा उस खर्चे के नाम से डेबिट नहीं होता, वो असेट के नाम से डेबिट होता है, असेट की कॉस्ट में डेबिट कर दिया जाता है, उसकी कॉस्ट को बढ़ा देता है। तो देखिए यहां पर असेट की कॉस्ट बढ़ रही है, असेट की वैल्यू हमारी नजरों में बढ़ रही है। 10 लाख तो हम खर्च कर चुके थे, 50,000 रुपए और जनरेटर पे खर्च हो गए। ठीक है जी, ये पेमेंट किया है हमने कैश में, कैश हमारी एसेट डिक्रीज हो गया, इसको बोलेंगे कि ये क्रेडिट हो गया। तो देखिए अब इसके लिए क्या एंट्री होगी? क्रेन चार्जेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ जनरेटर, एंट्री हो जाएगी जनरेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने रुपए खर्च हो गए? 50,000। तो अब तक हमारा जनरेटर हमें कितने का पड़ चुका है? 10 लाख और 50,000 का खर्चा क्रेन का, तो 10,50,000 रुपए हमारे जनरेटर की वैल्यू हो चुकी है। देखिए 10 लाख का हमने खरीदा था, 50,000 रुपए उसको हमने क्रेन से मंगवाने के लिए दिए, जो कि जनरेटर की कॉस्ट में ही डेबिट करेंगे। इसको आप क्रेन एक्सपेंसेस नहीं बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये जनरेटर की कॉस्ट में ही जोड़ दिया जाएगा। ऐसा तभी होता है जब आप कोई फिक्स एसेट एक्वायर करते हैं। जनरली अगर आपने अपने बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में, सामान्य गतिविधियों में क्रेन का खर्चा किया होता अपने बिजनेस के काम में, तो आप इसको क्या करते? जनरेटर की जगह क्रेन एक्सपेंसेस लिखते। बट आपने फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए खर्चा किया, तो फिक्स एसेट खरीदने से शुरू होने तक, आपके पास आने के बाद शुरू होने तक का जो भी खर्चा होगा फिक्स एसेट का, वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है जी, कॉस्ट में जुड़ जाएगा और उसके नाम से ही डेबिट होगा। चलिए अब तीसरी बात करते हैं। फिक्स एसेट जो जनरेटर है उसको हमें स्टैब्लिश करना है एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे। ठीक है जी, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म बनवाया गया। उसके लिए बिल्डिंग मटेरियल जो सीमेंट है, ईंट है, जो भी बाकी नेसेसरी चीज़ें हैं वो मंगवाई जाएंगी और लेबर आएगी उसको बनाने के लिए। तो लेबर का खर्चा और मटेरियल का खर्चा होगा। बट ये खर्चा क्यों होगा? जनरेटर के लिए ना। अगर जनरेटर नहीं आता तो ये खर्चा भी नहीं होता, तो ये खर्चा भी जनरेटर की कॉस्ट में आप जोड़ देंगे और जनरेटर के नाम से डेबिट करेंगे। तो देखिए, पेड ₹50,000 फॉर मटेरियल एंड वेजेस फॉर मेकिंग प्लेटफॉर्म फॉर जनरेटर। ठीक है जी, 50,000 रुपए सामग्री व मजदूरी के चुकाए। ठीक है जी, जनरेटर का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए 50,000 रुपए सामग्री व मजदूरी के चुकाए जनरेटर का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। ठीक है जी, तो 50,000 पेड किए हैं, तो हमने पेमेंट कैश में किया होगा। तो ऐसी सिचुएशन में फिर से आप जनरेटर को बढ़ा दीजिए। जनरेटर जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू बढ़ेगी और ये होगा डेबिट। और हमारे पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, जो कि हमारी एसेट है, वो डिक्रीज होगा तो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है जी, तो एंट्री हो जाएगी जनरेटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपए। ठीक है जी, तो अब देखिए प्लेटफॉर्म बनने के बाद और 50,000 खर्चा हुआ, तो जनरेटर अब कितने का हो गया? 11 लाख रुपए का। 10 लाख का जनरेटर खरीदा हमने, 50,000 क्रेन का खर्चा जो जनरेटर की कॉस्ट में जुड़ा, 50,000 रुपए का प्लेटफॉर्म बनाने का खर्चा जो कि जनरेटर की कॉस्ट में जुड़ गया। तो जनरेटर हमें कितने का बैठ गया? 11 लाख रुपए का। अब बाकी के खर्चों को मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रीशियन को हमने जो पैसा दिया उसको इग्नोर कीजिए, वो भी इसी तरीके से एंट्री हो जाएगी। जनरेटर अकाउंट डेबिट टू कैश, सारा खर्चा
जो कि फिक्स एसेट को खरीदने के लिए या उसे बनाने के लिए होता है, वो फिक्स एसेट के नाम से डेबिट होता है। बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसको टेक्निकल टर्म में बोलते हैं कैपिटलाइज करना, पूंजीकृत करना। पर ये जो बात मैं आपको बोल रहा हूं कैपिटलाइज करना या पूंजीकृत करना, ये आपको फ्यूचर में समझ में आएगा, अभी आप उसको नहीं समझ पाएंगे। तो अभी आप इतना ध्यान रखिए कि फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो भी नेसेसरी खर्चे हैं, आवश्यक खर्चे हैं, वो फिक्स एसेट की कॉस्ट में ही जोड़ दिए जाते हैं और उसके नाम से ही डेबिट होते हैं। तीनों में देख लीजिए, जनरेटर खरीदा तो भी मैंने जनरेटर को डेबिट किया, क्रेन के खर्चे को भी मैंने जनरेटर में डेबिट किया, और इंस्टॉलेशन के खर्चे जो कि बाकी हुए हैं वो भी मैंने जनरेटर की कॉस्ट में ही डेबिट किए हैं। हाँ, एक बार आपकी फिक्स एसेट आ जाए, शुरू हो जाए, उसके बाद उसकी रिपेयरिंग का खर्चा उसकी कॉस्ट में नहीं जाता। ठीक है, रिपेयरिंग तो जो है, जो भी रिपेयरिंग का खर्चा होगा वो तो उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, उसकी जो क्षमता है उसको बनाए रखने के लिए होता है, उससे कोई क्षमता तो बढ़ेगी नहीं। पर यहाँ ये देखिए, जनरेटर, उसके इंस्टॉलेशन के चार्जेस जो भी किए गए हैं वो खरीदते समय किए गए हैं, इसीलिए उसकी कॉस्ट में डेबिट होंगे। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी कि फिक्स एसेट को खरीदते समय या बनाते समय जो भी आवश्यक खर्चे होते हैं वो उसके नाम से डेबिट किए जाते हैं। ठीक है जी, ताकि उसकी कॉस्ट जो है टोटल का पता लगाया जा सके। चलिए, आज की क्लास में इतना ही, बाकी चर्चा अगली क्लास में करेंगे।